नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो आपके रिसेंटली 13 अक्टूबर 2025 में पूछे गए थे सीबीटी 2 और शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। इससे पहले भी हमने पार्ट 3 में भी इसका कर चुके थे, ये पार्ट 4 है मेरे दोस्त। और आपको पता होनी चाहिए कि 15-15 क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत ही इजी वे टाइम आपके पास ना रहते हुए भी आप क्वेश्चंस को इजी वे देख सकते हैं कहीं भी, और सॉल्व भी कर सकते हैं बिल्कुल ही कम समय में। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 13/10/2025 2:30 से 4 बजे तक बीच में आप लोग को पता है कि शिफ्ट टू का टाइमिंग जो आरआरबी द्वारा दिया गया था 2:30 से 4 PM, ठीक है। एनटीपीसी लेवल 2 यानी मेंस का प्रश्न है, ए टू जेड हम लोग इसमें इजी वे समझेंगे, तो आप लोग सेशन से बन जाइएगा, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा था, जब से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से एग्जाम हुए हैं उस समय से ये प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखना, एक शिफ्ट में तो दो दो प्रश्न ये प्रश्न आ गए हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो 3/2 था, अच्छी बात है। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे पूर्णांक तो 10/7, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो 7/10 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आपको 10 रहना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वो संख्याएं होती है जो ये तीनों से विभाजित हो जाए, यानी कि 10, 2, 10 और 5 से भी विभाजित 100% होगा, ठीक है। तो यदि एलसीएम 10 आ रहा है, इसका मतलब कि एलसीएम यदि 10 आ रहा है मेरे दोस्तों, की जो भी आंसर होगा उसके हर 10 होगा या 10 के नीचे मल्टीपल होगा, ये 10 को पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या 11 होगा? कभी भी 11 नहीं होगा। 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं 5 या 15 हो गया ये, ठीक है। तो ये 7 हो गया, माइनस ये 6 हो गया, तो यहाँ से 16/10 हो गया। तो ये आप इसको इजी वे आप सरल में लिख सकते हैं, 8/5 इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न थे, बहुत ही इजी प्रश्न थे, आप लोग बिल्कुल 110% आप लोग इजी वे कर सकते थे इसको, ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 24 पे पावर -3 है गुना 15 पे पावर -3, और वही उसी प्रकार 17 पे पावर -3 है। तो आपको बताना है कि इसका सरलीकरण करेंगे तो इसको गुना करने के बाद कितना आएगा, ठीक है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कि ए पे पावर यदि -m हो ना, तो इसको बेटे में ए पे पावर ये माइनस हट के पूर्ण रूप से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको ज्ञात रहनी चाहिए। जैसे मान के चलिए ए पे पावर -z, तो ये हमेशा ए पे पावर जेड होगा हर में आके, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इसको लिखते हैं तो क्या लिखिएगा, इसको आप 24 पे पावर क्यू लिखिएगा ना। इसी प्रकार इसको क्या आप लिखिएगा, 15 पे पावर क्यू, और इसी प्रकार जस्ट आप क्या लिखिएगा, 17 पे पावर क्यू। बस आपसे कुछ नहीं बोला गया था, बोला गया था इसका गुना करके आप हमको उत्तर दे दीजिए। गुना करना, ठीक है। तो क्या गुना करना पॉसिबल है मेरे भाई? गुना करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम फॉर्म में आप लोग को पता होनी चाहिए, टाइम भी बहुत कम होता है वहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इकाई डिजिट पे खेल करना शुरू करेंगे। इकाई डिजिट पे खेल करेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा आप। यदि कि 24 पे पावर क्यूब करते हैं तो इकाई डिजिट पे क्या आ जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16, इकाई अंक पे 6 आएगा, आएगा ना। फिर इसको 24 से गुना कर दिएगा तो इकाई अंक पे तो 4, कोई भी संख्या होगा इकाई अंक पे तो 4 होगा। होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई भी संख्या होगा इकाई अंक पे 4 होगा, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है। गुना 15 पे पावर क्यू करेंगे तो इकाई डिजिट 5 है, 5 पे पावर कितनों क्यू कीजिए, 10 कीजिए, 15 कीजिए, इकाई डिजिट पर 5 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जब आप 17 पे पावर क्यू करते हैं ना, तो यहाँ इकाई डिजिट पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसको सरलीकरण पे गुणा करते हैं मेरे दोस्त, तो इकाई डिजिट पे क्या अंक आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, यानी इकाई डिजिट पे 0 अंक आ जाएगा। तो आंसर आपके साथ वो उत्तर आएगा आपके पास आंसर जिसके इकाई अंक पे 0 हो, समझे। कोई भी उत्तर हो इकाई अंक पे 0 आनी चाहिए, तो इकाई अंक पे 0 इसमें नहीं है। इसमें भी इकाई अंक पे 0 आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। बस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जिसमें कि इकाई अंक पे 0 है। इसका क्यों कीजिएगा तो इकाई अंक पे 0 ही आएगा, ठीक है। समझ गए। तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करने लगना, 24 पे पावर क्यू करना है, फिर 15 पे पावर क्यू करना, फिर 17, इस तरह नहीं करना। सिंगल डिजिट से साफ साफ देखने में आ रहा है मेरे दोस्त, सिंगल डिजिट से खेला हो रहा है, तो आप खेला कीजिए ना, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि कोई भी धनराशि थी 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि था, पहले 8% वार्षिक दर दिया इस पे, 3 साल में जितने भी इसके साधारण ब्याज आ रहे थे, उसी धनराशि पर, जो धनराशि पहले था, इसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है। तो आपको बताना है मूलधन क्या है। क्वेश्चन क्या समझ पाए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला रहा है, साफ साफ मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कि एक धनराशि थी आपको, ठीक है। तो ये धनराशि को पहले आप इतने दर पे इतने साल में, जो आप सिंपल ब्याज पे लगाइए इसको,
सिंपल इंटरेस्ट पे। तो जो इसका ब्याज निकलेगा, फिर उसी धनराशि को 6% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालिए, तो जो भी इसका ब्याज निकलेगा दोनों को माइनस कीजिएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। सिंपल कहने का मतलब यह है कि मूलधन क्या होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, मूलधन को 100% मान सकते हैं। अरे 100% मान ही सकते हैं ना आप, ठीक है। कुछ भी मूलधन होगा उसको आप 100% मान सकते हैं। तो पहले 8% की दर से 3 साल में जो दिया होगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना लिए होंगे आप, तो 8 या 24%। अरे सिंपल इंटरेस्ट वही होता है ना, रेट और टाइम का गुणनफल, यानी कि पहले जो हम धनराशि इन्वेस्ट किए थे उसमें 24% हमको आ रहा था, यानी कि 100 में 24 रुपया, 1000 में, 100 में यदि 24, 1000 में 240 रुपया, ठीक है। ये तो पहले बार जो लगाए थे हम वार्षिक दर पे, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अच्छी बात है। अब दूसरा जो हमने लगाया वही धनराशि में 6% की दर से 3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बोल दीजिएगा सिंपल, 6 या 18% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी। 100% हो जाएगा 18%। और यहाँ पर भी साफ साफ बोला जा रहा है कि ये दोनों का अंतर 360 रुपये के बराबर है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो 24% में 18% जाएगा तो 6%। अरे अंतर इतना ही है ना, अंतर इतना ही है ना मेरे दोस्त। तो ये 6% किस वैल्यू के बराबर है, तो 360 रुपया के बराबर अंतर है रुपया में, लेकिन परसेंटेज में 6% है। तो आपको क्या निकाला, मूलधन, मूलधन आप क्या माने थे, 100% ही तो माने, तो क्या कर रहे हैं, 100% निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 6,000 इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसको आप पेन भी उठाने की आपको आवश्यकता नहीं था, आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से 24% और 18% 6% करते तो इजी वे निकाल सकते थे, ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 संख्याएं दिया गया है आपके पास, 5, 155 और 83। इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की परिभाषा क्या होता है, तो एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है कि जो तीनों से विभाज्य हो जाए, यानी कि एलसीएम इसका वो बड़ा से बड़ा संख्या हो जाए जो 5 से भी भाग लग जाए, 155 से भी भाग लग जाए और 83 से भी भाग लग जाए। सपोज डेट के लिए मान लेते हैं 1, 2 और 4। आपसे पूछा पूछा जाए कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आपको क्या बोले थे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1 से भी विभाज्य हो जाए, 2 से भी विभाज्य हो जाए, 4 से भी विभाज्य हो जाए। तो क्या ऐसा संख्या रखेंगे तीनों से विभाज्य हो जाए, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा 4 ही क्यों नहीं रख देते हैं, क्योंकि 1 से भी जा रहा है, 2 से 4 से, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम की परिभाषा आप समझ गए हैं कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसको भी बनाने के दो विधियां, चाहे तो आप इस ऑप्शन में 5 से, 155 से, 83 से भाग करके देखें, जो तीनों से विभाज्य हो रहा है तो वो आपका एलसीएम होगा। या तो आप एलसीएम के तौर पे निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा कौन है इसमें से, 155, ठीक है, और 83, ठीक है। क्या 5 से गुना करने पर इसका एलसीएम आ जाएगा, जी नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 से ये एक बार में जा रहा है, 5 या 15, 5 का 5 जा रहा है, ये 83 जा रहा है, तो 5 बार में जा रहा है, यानी कि 5 गुना 31 गुना 83 करने पर आपका कैरेट एलसीएम निकल जाएगा। या सिंपल आप बोल सकते हैं 155 गुना 83 कीजिएगा तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। क्यों 5 क्यों नहीं गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि 5 ये 155 को विभाज्य कर रहा है, समझ गए, इसीलिए 5 को हम इग्नोर कर दिए। तो यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अरे इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो एक काम कीजिए ना, तो हम इसको तत्काल के लिए 80 मान लेते हैं, तो 155 गुना 80 क्या हो जाएगा, 1240, सॉरी 12,400 आ जाएगा। तो यानी 80 से गुना किए थे, या इसको सिंपल आप 80 +3 कर सकते हैं। तो यानी 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 या 15, 6, यानी 465। यदि आप इसको 8 कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 12,865 आपका जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यदि आप इसको एलसीएम के द्वारा भी निकालने की कोशिश करते हैं ना, जैसे मान के चलिए ऐसे एलसीएम निकालते हैं, तो ये 5 से जाएगा एक बार में, तो ये 31 बार में, ये 83 बार में, तो आपके पास परिणाम क्या आया, अरे वही तो आया मेरे दोस्त, 31 गुना 5 गुना 83 आया या नहीं आया। या तो आप इसको लिख सकते हैं 155 गुना 83, ठीक है। हमने भी तो वही किया, हमने डायरेक्ट किया, आपने कैलकुलेटिव करके किया, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, तो जितना से जितना कम लिखने की कोशिश कीजिए आप, उतना बेहतर साबित होगा, ठीक है। समझ गए, चलें आगे चलें। 55 नंबर प्रश्न में ये भी प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है मेरे दोस्त, इसी में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ही पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपया पर किलो था, कहीं घी मिल रहा था, शुद्ध घी था, वो 86 रुपया पर किलो दे रहा था। एक बेईमान दुकानदार ने 43 रुपया पर किलो मूल्य वाले वनस्पति तेल में मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपया प्रति दर से बेचता है।
ठीक है, जिसमें इसको 60% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि वो जो मिश्रण जो मिलाया था किस अनुपात में मिलाया था, ये आपको बताना है। ये एक प्रकार का एलिगेशन का सवाल है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार के सवाल को एलिगेशन द्वारा कैसे आप मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा था कि ठीक है घी, ओरिजिनल घी मेरा ये है, लेकिन मिलावट कितना किए, इतना किए। लेकिन मिलावट करने के बाद मिश्रण को जब 80 रुपये पर किलो की दर से बेच रहे हैं ना, तो 60% का लाभ हो रहा है। तो हम एक बात बोलते हैं, हमको लाभ नहीं चाहिए, यानी 60% लाभ हो रहा है, यानी 16/10 लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब 80 रुपया पर किलो में बेचेंगे। तो यदि हमको लाभ में नहीं बेचना होता तो मेरा कितना रुपया पर किलो मूल्य निकलता, तो आप बोल सकते हैं 16×5 = 80, यानी कि 50 रुपया पर किलो। ये मेरा औसत रहता है, मिलाने के बाद कोई प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो एलिगेशन में आप कैसे लगाते हैं कि शुद्ध घी का मूल्य कितना था वो लिखिए। ठीक है, मिलावट क्या करने वाले थे आप, 43। ठीक है, लेकिन संपूर्ण जब मिश्रण करने के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस में कितना रुपया पर केजी निकल के आया, 50। तो 50 20 में रखे। एलिगेशन को प्रूव करने के लिए मेरे दोस्त एक आपको हमेशा नियम अप्लाई करना होगा कि कोई भी संख्याएं, जैसे मान के चलिए एक संख्याएं जो बीच वाली संख्याएं होता है ना, जो मिश्रण करने के बाद जो बेचे, ना प्रॉफिट ना लॉस पे, तो एक संख्याएं एक से बड़ी दूसरे से छोटी हो सकता है। जैसे 50 43 से बड़ी है, लेकिन 86 से छोटी है। समझ गए। तो यदि कोई भी एलिगेशन, आप कहीं भी एलिगेशन अप्लाई करते हैं, यदि इस प्रकार समीकरण आपका बन रहा है, तो 100% आप सही जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा एक से ज्यादा एक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉर्नर माइनस करना है। 43 में 50 जाएंगे तो आपको पता है 7 हो जाएगा, और 86 में 50 जाएंगे तो आपको पता होनी चाहिए 36 हो जाएगा। तो ये अनुपात आपका निकल के चले आएगा 7:36। बिल्कुल ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा मोड़ा पहली बार में समझने में दिक्कत हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके लायक 100% बन जाइएगा। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, समझ गए। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये अनुपात ये आपका निकला कि इस अनुपात में यदि मिलाइएगा और 80 रुपया पर किलो दर से बेचिएगा तो आपको 60% का प्रॉफिट होगा। नहीं विश्वास तो आपको ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। ऑप्शन में कैसे बनाना है कि 86 को पहले आप 7 से गुना करते, फिर 43 को आप 36 से गुना कीजिए, फिर दोनों को मिश्रण को 80 रुपया पर किलो से बेचिए, तो 100% 60% आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा, आपको बताना होगा। एक ठोस अर्धगोला है, तो अर्धगोला कहीं ना कहीं आधा तो होगा। अरे अर्धगोला तो इसी रूप में होगा ना। एक ठोस अर्धगोला है, कहीं ना कहीं सेंटर के बीच परिधि की दूरी को हम हमेशा त्रिज्या जानते हैं, त्रिज्या के रूप में नाम में जानते हैं। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपसे पूछना चाहते हैं हम। तो कोई भी गोला का, जैसे मान के चलिए ये पूर्ण गोला था, इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 4πr²। आप पढ़े होंगे कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाता है। लेकिन जब अर्धगोले की बात आए तो अर्धगोले में क्या हो जाएगा, तो 2πr², क्योंकि इसका आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो यानी कि इसका 2πr² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है मेरे भाई, तो ये ऊपर वाला तो एरिया छूट रहा है आपका ना, तो ये ऊपर वाला एरिया छूट रहा है, नहीं समझे। मान के चलिए आप यहाँ से काट के निकाल दिए, तो इसका तो 2πr² हो गया, लेकिन ऊपर वाला जो ये एरिया कटा, ऊपर वाला जो एरिया आया, इसको कौन जोड़ेगा, तो ये कितना, ये भी तो एरिया होगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा, πr²। तो यानी 2πr² प्लस πr², तो आप जानते हैं भली भांति 3πr² के बराबर हो जाएगा। तो यही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, 3πr²। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 155 दिया गया है। बस यही करना था आपको, यही निकालना था। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो एक काम कीजिए आप, 66/7 हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाए का वैल्यू हम 22/7 लिखे। ठीक है, गुना r² बराबर 155। ठीक है, तो यहां से आप r² लिख सकते हैं क्या, 155 गुना 7/66। तो या r बराबर रूट अंडर, आप इसको इजीली 155 गुना 7/66 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उत्तर आपका ये आएगा वो 100% उत्तर सही होगा। तो सही में क्या होगा, जैसे मान के चलिए इसको क्या गुना करने की आवश्यकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। तो यदि हम सिंगल डिजिट यहाँ से लेंगे तो 7×5 = 35, यानी कोई भी संख्या यहाँ ही होगा तो इकाई डिजिट पे 5 होगा और नीचे डबल 6 होगा। तो इकाई डिजिट पे 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉमन सेंस लेके आपको चलाना होगा, हर एक सवाल को कैलकुलेटिव करके आप नहीं बना सकते हैं। यदि हर एक सवाल में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक कमजोरी है, आगे कोई भी एग्जाम्स में क्वालिफाई करने में बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यदि आप कैलकुलेटिव ज्यादा कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कम करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर।
7वां नंबर प्रश्न भी बिल्कुल ही इजी प्रश्न थे। आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्त कि कोई भी जैसे ए पे पावर एम हो, बेटे ए पे पावर एन हो, ये यदि भाग के रूप में हो, यदि बेस इसका समान हो तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाता है, ये आप समझ गए। और यही समीकरण ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन हो, बेस समान हो, गुणनफल के रूप में हो तो पावर जुट जाता है। ठीक है, यो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, बहुत काम आने वाला है मेरे दोस्त, हर एक चीज में ये बहुत बेसिक फंडा है, हर एक चीज में काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या देखें यहाँ पे, तो क्या ये दोनों बेस समान है जी, बेस समान है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ये ऊपर जाएगा क्या बचेगा यहाँ 2 पे पावर 1 बचेगा, अच्छी बात है। ये 4 पे पावर 4 सॉल्व हुआ क्या, कभी भी नहीं हुआ, तो 4 पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, तो ये दोनों पावर बेस समान है ना, यहाँ देख पा रहे होंगे ये दोनों बेस समान है ना, तो पावर जुटेगा, पावर जुटेगा, तो 4 1 5 यानी 4 पे पावर 5 और गुना 2, ये तो आप कर सकते थे। यानी कि यानी कि ठीक है, तो 4 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, तो यदि आप ऐसा नहीं करना भी चाहे, तो यदि कैलकुलेटिव लगे तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ आप 4 दूनी 8 कर दीजिएगा। ठीक है, 4 पे 4 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 पे पावर क्यू तो 64 हो जाता है, यानी 256, 256 हो जाएगा, तो यानी कोई भी उत्तर होगा तो अक्षक 48 इकाई डिजिट पे 8 आंसर होगा आपका, तो इकाई डिजिट पे 8 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट आंसर। हम गुना भी करने नहीं जाएंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, हम गुना भी करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम देखें कितना जल्दी आपको आंसर लेना है। ठीक है, एग्जामिनर भी प्रश्न सॉल्व इसी सोच के समझ के करता है मेरे दोस्त, कि आप फंसे और आप फंस जाते हैं, फंसना नहीं है, थोड़ा सा भी जहां से भी उत्तर आए, जिस प्रकार से भी उत्तर आए, वो उत्तर आपको लगाना है, 100% लगाना है, एक्यूरेसी दिमाग में रख के आपको खेल करना है। समझ गए, तो जिस मेथड से बता रहे हैं इसी सब मेथड से यदि आप अगर, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्त, क्योंकि एनटीपीसी जो आपके मेंस में आए हुए थे ना, वो प्रश्न है जो कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, चाहे वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CBT 2 हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, ALP टेक स्टेट्स एग्जाम या ETC कहीं भी मैथ्स में हो, ये प्रश्न आएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से A to Z शुरू से अंत तक सावधानी से देखिएगा। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। ये 8वां नंबर प्रश्न लग रहे होंगे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव, लेकिन थोड़ा इजी ही प्रश्न है, थोड़ा समझने में फिर आपको लग सकता है। ठीक है, बोला गया था कि एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है। ठीक है, और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए यात्री 6 मिनट के नियमित अंतराल में बसें से मिलती हैं, तो यात्री का औसत चाल क्या होगा आपको बताना है, यात्री का चाल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक डिपो पॉइंट हम ए मान लिए, दूसरे डिपो पॉइंट हम बी मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कोई ना कुछ तो ये डिस्टेंस हो जाए जिसमें कि जिसमें कि बसें चलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, तो ये जो दो बसें जो चल रही है ना, दो बसें जा रहे हैं और बिल्कुल 8 मिनट में अंतराल पे निकल रहे हैं, साफ साफ बोले ना 8 मिनट में बसें निकलती है, तो यानी कि एक जो यहाँ निकला होगा तो दूसरा यहाँ निकला होगा, यानी कि ये दोनों के बीच में जो टाइम लगा हुआ है मेरे दोस्त, 8 मिनट, क्या लगा होगा कि नया लगा होगा 8 मिनट। और ये भी बता रहा है कि इसका चाल जो होगा ना 24 किलोमीटर पर घंटा होगा, तो ये भी जानते हैं इसका चाल 24 किलोमीटर पर घंटा। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या बोले जा रहा है, आगे प्रश्न में बोले जा रहा था मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति इधर उल्टे तरफ जा रहा था, तो बसें तो जा रही थी इधर से, लेकिन एक व्यक्ति इधर से आ रहा था, तो बस मान के चलिए ये तो डिस्टेंस है, ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ जो अंतराल होगा तो यहाँ जो बस आएगी इसके पास जो आएगा यहाँ भी तो यही अंतराल होगा, अरे यहाँ भी तो यही डिस्टेंस होगा ना मेरे दोस्त, जो यहाँ डिस्टेंस है वो यहाँ डिस्टेंस और है, तो ये साफ साफ बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को पार करने में इसे 6 मिनट का समय लग रहा है, किसको, यात्री को 6 मिनट का समय लग रहा है, तो इसका चाल बताना आपको क्या बनो। तो चाल निकालने के लिए सबसे पहले मेरा ये दूरी निकालना होगा कि ये दूरी कितना होगा, तो दूरी क्या हो जाता है, अरे दूरी क्या हो जाता है, चाल गुना समय, चाल कितना है 24 और समय कितना है 8, तो इसको आप घंटे में बदलिएगा तो 60, तो 6 से 10 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, तो यहाँ से 32 यानी 3.2 किलोमीटर हो गया। क्या यहाँ से समझ गए आप, यानी कि ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है 3.2 किलोमीटर है। समझ में, समझ गए। ठीक है, तो यानी कि यदि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस भी 3.2 किलोमीटर होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है, चाल जब समान है तो डिस्टेंस भी तो बराबर होनी चाहिए यहाँ पे।
ठीक है। और आप लोग हमेशा जानते हैं कि कोई भी ट्रेन है यदि विपरीत दिशा में आए, विपरीत दिशा में आके कोई भी आदमी यदि क्रॉस करे तो उसका चाल जुट जाता है। किसका चाल? यानी कि ये यात्री यानी ये आदमी जो जा रहा था और ट्रेन जो उधर से आ रही थी, यानी बसें जो इधर से आ रही थी, दोनों का चाल जुटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे चाल क्या निकल के आएगा? तो चाल जो निकल के आएगा बस का प्लस आदमी का। समझ में आ रहा है? तो क्या निकल के आया? दूरी बटे समय, यानी 3.2, यहाँ से 10 कर दीजिएगा तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32/6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आ जाएगा? ठीक है। कहीं कैलकुलेटिव में प्रॉब्लम हुआ है क्या, देख लेते हैं। तो 6 से 10 हो गया, 6 6 8 बटे 3.2। ठीक है, 3.2 यहाँ भी अच्छी बात है। तो 3.2 आ जाएगा, तो ये 6 मिनट में पार कर रहा है ना, तो 6/60 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ 60 होगा, 10 नहीं होगा, यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड क्यों 60 हो जाएगा? क्योंकि ये मिनट में है ना, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 हो जाएगा, तो ये 60 आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये 10 चले आएगा, तो यानी चाल आपका क्या हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या ये आदमी का चाल है? जी नहीं, ये बस और आदमी का चाल है। बस और आदमी का चाल है। तो आपका चाल किसका निकालना चाहिए? आदमी का आपको चाल चाहिए ना। तो आपको बस का चाल तो घटाना होगा। तो बस का चाल क्या था? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि आप इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल निकल जाएगा? यात्री का चाल निकल जाएगा। यात्री का चाल निकल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं था, हमको डिस्टेंस सिर्फ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए तो मेरा कहानी और भी आसान हो गया। ठीक है। ये इस प्रकार प्रश्न को एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न थोड़ा सरलीकरण है। आपको बोधमास का नियम फॉलो करना होगा। बोधमास में क्या कहता है, तो आप लोग बोधमास बचपन से पढ़े होंगे। बोधमास में कहता है मेरे दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया करना है, वो भी छोटी ब्रैकेट का, तब मंझली ब्रैकेट का, तब बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है। तब फिर ऑफ का काम क्रिया करना है, तब आपको भाग का काम क्रिया करना है, तब गुणा का, तब जोड़ का, तब घटा का। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम देख लेते हैं, ब्रैकेट का काम क्रिया की ओर चलते हैं। तो ब्रैकेट इसमें कहाँ पे है? ये ब्रैकेट है, तो इसको यदि आप भाग देते हैं तो ये क्या कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा ना। अब फिर ये भाग के रूप में है, तो इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2.4। ठीक है। 2.4 हो जाएगा। यदि आप 0.2 से इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। 0.48 और इधर पॉइंट ये जुट जाएगा, इधर भी माइनस क्या हो जाएगा? 0.4। ठीक है। तो यानी इसको कैलकुलेटिव कीजिएगा, आप इसको जोड़ के कीजिए, या इसको सिंपली आप इसको माइनस करते हैं तो 0.53 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है। बहुत इजी प्रश्न थे, आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, कहीं कोई झमेला नहीं है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो सबसे पहले आप एक शंकु बनाना पड़ेगा। तो शंकु कहीं ना कहीं एक आप चित्र, यदि मेरे दोस्त इस प्रकार प्रश्न आए तो चित्र बना के यदि आप सॉल्व करें ना, तो समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाता है। कहीं ना कहीं ये शंकु है। अरे है ना, अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया शंकु। ये शंकु है। ठीक है। ये आपका शंकु है। आप जानते हैं कि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को आप त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, और ये जो क्रॉस जो गया है, जिसको आप कर्ण के नाम से जानते हैं, ये आपका लंब हो जाएगा। समझ गए आप लोग? क्या समझ गए आप लोग? ठीक है। तो त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ लंब क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं ना कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर जब कीजिएगा तो लंब के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 15 15 225, ये 8 8 64। तो इसको यदि जोड़िएगा आप कितना हो जाएगा? 289। एल स्क्वायर, यानी एल का जो वैल्यू आएगा वो 17 आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं एल का वैल्यू 17। ठीक है। ये तो निकल गया, यहाँ तो समझ गए बिल्कुल आसान तरीके से। अब आपको पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ना हो जाएगा? कैसे पाई आर एल होगा? यानी कि ये पाई आर एल, ये पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल। ये तो ऊपर वाला भी एरिया लीजिएगा आप, नीचे वाला भी एरिया, नीचे का तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर एल। ठीक है। तो यहाँ से यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं तो पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो एल प्लस आर ये आ जाएगा। ठीक है। तो आप हमेशा उत्तर देख के आपको सॉल्व करना है प्रश्न। तो देखिएगा पाई का मान है तो पाई के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इससे बेहतर होगा कि पाई का छेड़छाड़ नहीं कीजिए। त्रिज्या का मान दिया गया था 8,
8 हो गया। लंबाई प्लस लंब प्लस त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो लंब है 17, त्रिज्या है 8, 17 8 25। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौके तो 100 मानते हैं आप, 25 चौके 100 होता है ना, 25 चौके 100, लेकिन यहाँ 8 है तो 200 हो जाएगा, यानी 200 पाए। आप एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 200 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। समझ गए, क्या समझ गए? तो ये दोस्त मेरा ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। 3D 2D 3D का सवाल है, कम से कम 2D 3D में यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो ना, सिर्फ कुछ मत कीजिए, सूत्र को आप याद रख लीजिए, सब ऑटोमेटिक आपके पास बनना रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो इसको मैं वैल्यू पुट कर दिया, इसी पे निकल गया। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रश्न यानी 15 प्रश्न दिए गए हैं आप लोग के सामने, तो कितने प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं, कितने प्रश्न आप लोग के रॉन्ग किए, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इससे आप ही सबका बेनिफिट है मेरे दोस्त, इसमें आप ये भली भांति पता कर सकते हैं कि क्या मेरा लेवल रहा है। समझ रहे हैं, क्या आपका लेवल है, क्या आप हकीकत में टॉप 10 स्टूडेंट में आ रहे हैं, या आप सिर्फ पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई ही करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जांचने का विषय है। तो टोटल 15 प्रश्न है, कितना प्रश्न आया सही गलत, ये आपसे कोई घबराना नहीं है कि कम आ रहा है तो क्या होगा नहीं होगा, अच्छी बात है ना। कम आ रहा है तो एक ना एक समय बढ़ेगा, और यदि कम आ रहा है तो उस पर आप विशेष गहन अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर, बिल्कुल इजी वे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर और शेष आय का 60% बच्चों के शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके बची शेष आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कुछ मत जानिए मेरे दोस्त, आय हम 100% मान लिए, कोई भी आय 100% होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है होगा। तो यदि ये 48% खाद्य पर, 25% मकान पर, 12% ये परिवहन खर्च पर खर्चा किए, तो टोटल कितना परसेंट ये खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे कितना परसेंट खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे मान के चलिए इसमें जोड़ते हैं तो 37, अब 37 करते हैं तो कितना हो जाएगा 85, यानी 85% ऑलरेडी ये खर्चा कर चुका है, कर चुका है या नहीं कर चुका, टोटल खर्च, अरे टोटल खर्च ही तो आप लिखिएगा ना यहाँ से। ठीक है, यानी टोटल खर्च 85% हो चुका है, तो बचत ये कितना किया इसमें, तो 15% बचत किया, किया या नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 15% बचत किया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि शेष आय का 85% तो खर्चा किए, तो शेष आय कितना हो गया 15%, शेष आय का 60% बच्चों के शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके बची शेष आय उसके आय का कितने परसेंट है, तो यानी 60% यदि बच्चे पर खर्चा कर रहा है, शेष आय का 60% बच्चा पर खर्चा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 40% तो ये बचत कर रहा होगा, शेष आय में 40% बचत कर रहा होगा, तो यानी कि 15 का 40% क्या हो जाएगा, यानी आप इसको सिंपली 15 माने तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हम 100% आप यहाँ पे 100 माने हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 6% आपका जो होगा ये संपूर्ण आय का, संपूर्ण आय क्या माने थे 100%, 100% में कितना आप शेष बचा 6, तो 106 जो है 100% का कितना परसेंट है, तो आप इजी वे समझ सकते हैं ये 6 ही परसेंट है ना, तो 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, तो यानी कुछ नहीं करना था, ये तीनों को जोड़ के, ये तीनों को जोड़ के आपको जो भी यहाँ आता टोटल ये आपका खर्च हो गया, तो बचत आप 15% किए थे, इस बचत में 60% बच्चे पे व्यय कर रहा है, तो यानी कि ये बचत में 40% तो ऑलरेडी बचत कर रहे हैं आप, तो इसका 40% 6 हो गया, तो पूछा जा रहा है कि संपूर्ण आय कितने परसेंट है उसकी आय का, तो आय क्या माने थे आप, आय तो 100% ही माने थे ना, तो 100% 6 जो है 100 का कितना परसेंट, अरे 6 ही परसेंट है, इजी वे यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी परेशानी हो रहा है कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लोग कर सकते हैं, ए टू जेड निराकरण आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा था कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो धारा की चाल क्या होगा आपको बताना है। एक नदी था, ये भी आप नदी, पहले सवाल को समझ लीजिए आप, ये नदी था, मान लीजिए ये पानी इस ओर बहाव में था, आगे की ओर पानी बहाव में था। ठीक है, बहाव मतलब समझ रहे हैं, रफ्तार, पानी मतलब पानी जो हवा, पानी आप देखे होंगे समुद्र के किनारे जो पानी रफ्तार पकड़ती है ना, धारा जिसको बोलते हैं, तो ये धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में कौन, जिधर धारा है, जिधर पानी का लहर है, तो उधर ये कितनी स्पीड में जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि ये उल्टे दिशा में आ रहा है कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर। ऑफिशियली बात है मेरे दोस्त कि जब आप धारा के साथ में जाइएगा तो आपका चाल तो बढ़ेगा, क्योंकि धारा और आपका चाल एड हो जाएगा,
और यदि आप धारा के विपरीत दिशा में आइएगा तो कहीं ना कहीं धारा आपकी चाल को खींचना चाहेगा, कम करना चाहेगा, ठीक ना। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आ रहा है। तो आपसे पूछा गया धारा का चाल क्या होगा। तो धारा का चाल यदि आप इस प्रकार निकालिएगा तो धारा का चाल क्या होगा, तो पहले जिस और आप डाउन दिशा में जा रहे थे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कितनी दिशा में उधर से आप आ रहे हैं, कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो यहाँ से आपको धारा का दोनों दिशा का मिल गया, इसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करंट का चाल हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर घंटा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ठीक है। तो इसको समझाना बिल्कुल ही आसान है। तो इसको चाहे तो आप इजी वे इसको जब हम शुरू से लेके चलेंगे ना, मैथ्स का जो भी नंबर सिस्टम, फिर आपका जो शुरू से होगा परसेंटेज, ये वो जो स्टार्टिंग से होगा ना, उसमें आपको ए टू जेड एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप लोग इतना मत मानिए कि धारा का चाल खोजे तो डाउन दिशा यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की तरफ माइनस करके 2 से भागिए। और यदि आपका नाव का चाल खोजे तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका बोट में नाव मतलब शांत जल में नाव की चाल आपका आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा था कि जब सबसे छोटी धनात्मक संख्याएं जो 12, 15, 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है, तो 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचाए। समझ रहे क्वेश्चन, यानी कि वो एक छोटी धनात्मक संख्याएं, एक छोटी धनात्मक संख्याएं हैं आपके पास, जिसमें कि 12 से भी भाग दीजिएगा, 15 से भी भाग दीजिएगा, 20 से भी भाग दीजिएगा, तो आपके पास 5 इसमें शेषफल बच जाता है, यानी शेष बच जाता है। तो वही संख्या यानी इसी संख्या को जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, इस प्रकार प्रश्न आ जाए ना, तो जो पहले वाले भाग देने पर जो शेषफल बच रहे थे ना, तो जो फिर से आप न्यू वाले से जो भाग दीजिएगा तो शेषफल में भाग करके जो शेषफल बचेगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे न्यू कब से भाग दे रहे थे 4 से, लेकिन शेषफल पहले क्या बच रहा था 5, यानी इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। एक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये तो मैंने इजी के लिए बताया कि कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता आपको ना पड़े, बिल्कुल ठीक है। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो उसका भी निराकरण है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। जैसे मान के चलिए कि 12, 15, 20, इसी से तो कोई संख्या को भाज देना है जो कि शेषफल 5 बचे, तो वो कौन सी संख्याएं होगा जो 12, 15, 20 से तीनों से विभाज्य हो जाए। तो आप सिंपली बोल दीजिएगा 60, 60 ही संख्या है ना, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, सबसे छोटी संख्या तो 60 ही है ना जो तीनों से विभाज्य हो रहा, ठीक है, विभाज्य हो जाए, लेकिन हमको 5 शेष बचाना है, तो कहीं ना कहीं 5 इसमें ऐड करना होगा, यानी कि ये संख्याएं आपके पास 65 निकल के चले आया, यानी कि 65 ही सबसे छोटी धनात्मक संख्याएं हैं जो 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यही संख्याएं को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो यानी कि 65 को जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा। तो अब जिस तरफ से काम पकड़े मेरे दोस्त बात बराबर ही है, चाहे आप इधर से शॉर्ट पकड़े या उड़ा के पकड़े, है ना। तो जिस तरह आप करना चाहते हो, यदि इस प्रश्न आ जाए ना तो एक बार इस मेथड में जरूर चले जाइएगा। जो शेषफल बचेगा, जो न्यू भाजक से भाग देना हो, तो इससे डायरेक्ट भाग करके आप शेषफल लिख सकते हैं। तो या तो बिल्कुल इजी वे आप इसको जिस तरह प्रोसेस से करता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपली कुछ मत करना है कि यदि 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा, यानी 3 संख्याएं हैं, जैसे मान के चलिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, इसका माध्य 15 है, तो यदि सभी संख्याएं में 2 2, इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, इसमें भी 2 जोड़िए, औसत तो है 15, लेकिन ये संख्याएं जुट कितना रहा है 6, 6 जुट रहा है, यानी इसका औसत कितना जुटेगा, तो 3 से भाग दे, यानी औसत में 2 जुटेगा, यानी 2 जुटेगा यानी 17 हो जाएगा। तो सिंपली इसका ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर होगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इस प्रकार प्रश्न पूछे कि 3 संख्याओं का दिया गया है, तो यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य सिंपली इस दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि मान के चलिए 3 यहाँ नहीं दिया रहता, यहाँ दिया रहता 30,000 संख्याओं का माध्य 15 है, अब प्रत्येक में इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो वही नया माध्य होगा जो कि 15 + 2 करके निर्माण करेगा, ठीक है। और बाकी बात इसको कैसे आप लोग कर सकते थे ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिए 3 संख्याएं ए बी सी था, एवरेज 15, एवरेज 15 कहीं ना कहीं ये 15 हो जाएगा, इसको हम 14 मान लेते हैं, इसको हम 16 मान लेते हैं। ऐसा क्यों माने 15 16 और कोई संख्या क्यों नहीं, क्योंकि हमको पता है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या का यदि अंतर समान हो, कोई भी जितने भी दी गई संख्याएं हो, यदि उसका अंतर समान हो तो बीच वाला हमेशा औसत होता है। ये हमेशा कान खोल के दिमाग में रखिएगा कि देखिए इसका अंतर कितना है 1 है, ये दोनों का अंतर कितना है 1 है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो जो बीच में होगा, बीच में क्या है 15 है, तो यही माध्य हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी संख्याओं का यदि अंतर समान होगा ना सबका, तो बीच वाला औसत होगा। तो क्या बोले जा रहा था कि सब में 2 2 जोड़ दिया जाए, तो हम इसमें भी 2 जोड़ते हैं, कितना हो गया 16,
हम इसमें भी 2 जोड़ते हैं कितना हो गया 17, हम इसमें भी 2 जोड़ देते हैं कितना हो गया 18। अब बोला जा रहा था कि न्यू संख्याएं का औसत कितना होगा, तो क्या न्यू संख्याएं जो आया क्या उसका अंतर समान है, तो जी अंतर समान है, तो बीच वाला औसत है, तो औसत आपका 17 चले जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको बताया बिल्कुल, बट ऐसा करना आपको नहीं है। इस प्रकार प्रश्न देखे तो सिंपली 15 और 2 जोड़ के 17 आप इजीली आंसर दे सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार आपको आने वाले एग्जाम्स, जो विभिन्न एग्जाम्स आने वाले हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्स आप लोग के लिए आने वाले हैं, उसमें भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर, नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न ध्यान पूर्वक देखिएगा, कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध था जिसकी कीमत 40 रुपया प्रति लीटर था। ठीक है, तो हम कंटेनर ए में कितना किलो दूध था, 30 लीटर दूध था, 1 लीटर का दाम 40 रुपया, तो 30 लीटर का दाम कितना 1200 रुपया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, और कंटेनर बी में 50 लीटर दूध है जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। एक कंटेनर बी है जिसमें 50 लीटर दूध है, 1 लीटर का दाम 50 रुपया, तो 50 लीटर का दाम 2500 रुपया। इतना बात मानते हैं आप या नहीं मानते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यानी टोटल कितना रुपया हो गया मेरे पास, तो टोटल आपके पास 3700 रुपया हो गया ना। लेकिन दूध मेरे पास टोटल कितना है, तो 80 लीटर। ठीक है, 80 लीटर दूध का दाम 3700 रुपया हो गया। तो इससे ये बोला जा रहा है कि सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रित प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध के प्रति लीटर औसत कीमत से कितना अधिक या कम है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बोलना चाह रहा है कि ये जो मूल्य निकला टोटल, इसको टोटल मिश्रित से कितना रुपया प्रति किलो, इसको भाग दीजिए, इसको बेचना यदि चाहिए, मान लीजिए मेरे दोस्त 80 रुपया पर 80 लीटर का दाम 3700, तो 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1 लीटर का दाम आप जब लिखिएगा तो 3700 अब बेटे 80, अरे यही तो कीजिएगा आप 370 बेटे 8 8 रुपया पर केजी, यही हो जाएगा। यानी 1 लीटर का दाम इतना हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि कंटेनर ए में ए की दूध प्रति लीटर औसत मूल्य से कितना अधिक है। तो यदि आप इस मिश्रण को 80 लीटर मिश्रण को साथ में बेचते हैं तो इतना रुपया पर केजी आ गया। तो कंटेनर ए में जो पहले आप बेच रहे थे, कितना बेच रहे थे, 40 रुपया प्रति लीटर बेच रहे थे, तो इससे कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो यानी इसको यदि आप करते हैं, इसको यदि आप कैलकुलेटिव करते हैं तो कितना रुपया दशमलव में आएगा, तो 8 पंचे 40 नहीं होगा, 8 चौके 32, 5 अड़छक 48 और दशमलव जो भी हो इधर दशमलव आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। यानी कि पहले कितना बेच रहे थे आप, 30 लीटर जो शुद्ध दूध था कितना बेच रहे थे, 40 रुपया पर किलो। लेकिन अब टोटल मिश्रण करने के बाद बेचने पे क्या बेचाई जा रहा है, 46.25 रुपया पर किलो। तो कितनी रुपया इस दोनों से अधिक है, तो अंतर कर दीजिए, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6.25 रुपया इन दोनों से अधिक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25। समझ गए आप लोग, यानी 6.25 रुपया अधिक है। समझ गए। तो कुछ नहीं करना था, दोनों का कितना रुपया दोनों को निकाल लेते हैं हम, और मिश्रण को हम जब बेचते हैं तो मिश्रण जब बेचते हैं तो 1 लीटर मिश्रण का दाम 370 बेटे 8 रुपया पर केजी, या आप लिख सकते हैं 86.25 रुपया पर केजी हो गया। ठीक है, और पहले जो बेच रहे थे हम कंटेनर ए में वो 40 रुपया पर किलो बेच रहे थे, ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो एक दूसरे से अधिक 6.25 रुपया का अंतर आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैसा उत्तर लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आ गया तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन आपको, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन हो या आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, क्लास रिलेटेड पीडीएफ हो, कोई भी अपडेट्स हो ए टू जेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ क्लिक करके आप लोग ज्वाइन पे जा सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड, इस क्लास का भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो पीडीएफ भी आप लोग डाउन करके ईजी पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि पसंद आ गया हो सेशन मेरे दोस्त तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी जब जब अभी तक न्यू बच्चे के पास शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उसके महत्वपूर्ण आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो उसके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर सके। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जस्ट पहुंचे, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।